सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 रोजगार कौशल की बुक की इकाई नंबर 5 का अंतिम सत्र अर्थात सत्र नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्थायी विकास में हमारी भूमिका, ओवरऑल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हमारा अंतिम सत्र है इकाई 5 का, जो अंतिम इकाई थी। चलिए इसको पढ़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या और विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों की खपत में वृद्धि हुई है। जितनी अधिक जनसंख्या उतना ही अधिक भोजन, ऊर्जा और पानी की हमें ज़रूरत है। अब हमें अधिक फसलें उगाते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्वों की खपत होती है और धीरे धीरे मिट्टी बेकार हो जाती है। इसी तरह हम कोयला और तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना जारी रखते हैं। बहुत जल्दी हमारे पास इन प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगी और वे समाप्त हो जाएंगे। अब एक नाम आया है यहाँ पर, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है भाई? जीवाश्म ईंधन क्या होता है? अर्थात जो लाखों वर्षों से, लाखों या करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के भीतर दबे पड़े, पृथ्वी के भीतर दबे पड़े पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से बने हैं। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से बने हैं, वो क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। ठीक है। जिस प्रकार कोयला है, हम प्रकृति से बहुत सारे साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन हम प्रकृति को वापस क्या देते हैं? फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है जो हवा को प्रदूषित करता है। घरों से इकट्ठा किया गया कचरा लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। ये क्या होता है भाई? लैंडफिल। लैंडफिल होता है कचरा भराव क्षेत्र या कूड़ा घर। ठीक है। क्या होता है? कचरा भराव क्षेत्र या कूड़ा घर। अनुपचारित कचरा बीमारी और अस्वास्थ्यकर वातावरण का कारण बन जाता है। शहरों से निकलने वाले सीवेज को समुद्र तथा झीलों में फेंक दिया जाता है। इससे जलीय जीवन के लिए यह असुरक्षित बन जाता है। इससे पता चलता है कि यद्यपि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम प्रकृति में वापस लौटने या देने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, अर्थात कम मात्रा में हैं, और समय के साथ वे खत्म हो जाएंगे। और यदि हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जीवित नहीं रह पाएंगी, अर्थात भावी पीढ़ियां। वाराणसी और रायबरेली में रेल मंत्रालय द्वारा एक पहल की गई थी, जहां उन्होंने प्लास्टिक और कागज़ के कपों को हटाने तथा परंपरागत स्वाद को वापस लेने के लिए मिट्टी के बर्तन कुल्हड़ की शुरुआत की थी। तो कुल्हड़ जो मिट्टी से बने हुए होते हैं, ये क्या होते हैं? आसानी से मिट्टी में विघटित हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है। पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है। और इस प्रकार इसने दिया है प्लास्टिक और कागज। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं कि मिट्टी में विघटित नहीं हो पाते हैं, मिट्टी में विघटित नहीं हो पाते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है। और साथ में इनको आवारा पशु और पक्षी भी खा लेते हैं, जिससे उनको भी इसका बहुत नुकसान होता है। तो ये क्या है? हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है प्लास्टिक और कागज़। इसके स्थान पर उन्होंने किसकी शुरुआत की? मिट्टी के बर्तन अर्थात कुल्हड़ की शुरुआत की। आज भी जगह जगह इसकी शुरुआत की जा रही है, जो बहुत ही अच्छा कार्य है। कुल्हड़ का उपयोग करते हुए प्राप्त 3 लाभ प्रमुख हैं, अर्थात
कुल्हड़ के कौन कौन से 3 लाभ हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है पेपर कप बनाने के लिए पेड़ की कटाई कम करना। दूसरा है कुम्हारों के लिए रोजगार सृजन जो अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। तीसरा है प्लास्टिक कचरे को कम करना। तो ये कुल्हड़ के मुख्य लाभ हैं, अर्थात हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी से बने कुल्हड़ों का उपयोग करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो। ठीक है, आगे है स्थायी विकास की दिशा में हमारी भूमिका। स्थायी विकास की दिशा में हमारी क्या भूमिका है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओवरऑल टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का गठन किया है ताकि देश और राष्ट्र दुनिया में बढ़ती समस्याओं का हल खोजने की दिशा में काम कर सकें। देशों को गरीबी और भूखमरी को दूर करने तथा अच्छे स्वास्थ्य और गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने हेतु नियम और दिशा निर्देश बनाने चाहिए। ये लक्ष्य इसलिए बनाए गए हैं ताकि सभी देश हमारी वायु, जल और भूमि को प्रदूषण से बचाने के लिए कार्रवाई करें और सभी लोगों को स्वस्थ जल, वायु और ऊर्जा प्रदान करें। स्थायी विकास वास्तव में तभी हो सकता है जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति कार्य करें। हमें जिम्मेदार पर्यावरण नागरिक बनना होगा जो अपने प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा कर सकें। यहाँ कुछ मूल तरीके दिए गए हैं जिनसे लोगों को स्थायी विकास लक्ष्यों की ओर मदद की जा सकती है। कौन कौन से लक्ष्य हैं भी, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़े थे, लेकिन अब इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है गुणवत्ता शिक्षा अर्थात क्वालिटी एजुकेशन, उच्च शिक्षा या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। स्थायी विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जो बच्चे स्कूल गए हैं वे नौकरी कर सकेंगे ताकि वे अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें। शिक्षा हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी भूमिका से अवगत कराने में मदद करती है। हमें करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए भी, हमारे क्षेत्रों में मौजूद सुविधाओं का उपयोग करें, हमारे दोस्तों को स्कूल ले जाएं, दोस्तों की पढ़ाई में मदद करें, दोस्तों को स्कूल छोड़ने से रोकें। तो ये होती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्थात क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वस्थ जल और स्वच्छता। हमें शौचालय निर्माण और स्वच्छता के प्रति जागरूक पैदा करके भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहा है जो निकट भविष्य में स्वस्थ पेय और उपयोगी जल की कमी का कारण बन जाएगा। हमें जल स्रोतों को स्वस्थ रखने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देकर मापने योग्य कदम उठाने चाहिए। तो क्या बताया है इसमें, शौचालय निर्माण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता अर्थात खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो। अगला है सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा। सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सौर ऊर्जा यानी सूर्य के इस्तेमाल से पैदा होने वाली बिजली से प्रदूषण नहीं होता क्योंकि उससे कोयला जैसे गैर नवीकरणीय ईंधन को जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारी बिजली की ज़रूरतें पूरी हों तथा साथ ही हम पर्यावरण को प्रदूषित न करें या प्राकृतिक साधनों का उपयोग न करें। बायोगैस का उपयोग प्राकृतिक गैस के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प भी है। अगला है निर्णय कार्य और आर्थिक विकास, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ। हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने हेतु अच्छी पढ़ाई करें और अच्छी नौकरी पाएं, कड़ी मेहनत करें और समाज में योगदान दें, कौशल सीखें तथा विकसित करें ताकि हमें अपने समुदाय में मूल्य मिले। अगला है असमानताओं में कमी अर्थात रिड्यूस्ड
इनक्यूलाइटिस। असमानता को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं भाई? एक दूसरे के मददगार बने, सभी के साथ दोस्ताना व्यवहार करें, काम करते या खेलते समय सभी को शामिल करें, सभी को शामिल करके दूसरों की मदद करें, चाहे वे छोटे हो या बड़े हों, लड़की हो या लड़का, किसी भी वर्ग या जाति के हों। अगला है स्थायी शहर और समुदाय। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। स्थायी शहरी बनाना। उपयोग में न होने पर लाइट और पंखे बंद करके ऊर्जा को बचाना चाहिए। जितना संभव हो प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें। ऊर्जा दक्ष रोशनी अर्थात एलईडी बल्ब और उपकरणों का उपयोग करें। अगला है जिम्मेदार उपभोक्ता और निर्माता। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। ठीक है, हम अपने स्वयं के पर्यावरण के बारे में जिम्मेदार बन सकते हैं। पहला है पुनः निर्माण। किसका? कागज का, कांच का, प्लास्टिक का और पानी का पुनः उपयोग। फलों और सब्जियों को ले जाने के लिए कपड़े के थैले ले जाना, अर्थात कपड़े के थैले बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। और जो एक प्लास्टिक के पॉलीथीन होते हैं उनसे बहुत नुकसान होता है। उसको आवारा पशु होते हैं वो भी खा जाते हैं, तो उनको भी इससे बहुत नुकसान होता है। तो उनका उपयोग ना करें, इसके स्थान पर कपड़े के थैले का उपयोग करें। उन चीज़ों का दान करें जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कपड़े, किताबें, फर्नीचर, भोजन आदि। 4 नंबर है स्थानीय उत्पादकों से मौसमी फल और सब्जियां खरीदें और खाएं। 5 नंबर है पानी की बर्बादी से बचने के लिए लीक होने वाले नलों और पाइपों की मरम्मत करें, अर्थात उनको ठीक करें। अगला है 6 नंबर, निपटाने से पहले कचरे को छांट लें और उसका उपचार करें। अगला है जल के नीचे जीवन की रक्षा करें। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। समुद्र में कई टन प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं जो समुद्री जीवन को मार रहे हैं। समुद्री जीवन की रक्षा करना, हमारे महासागरों को प्रदूषण से बचाना आवश्यक है ताकि समुद्री जीवन को बचाया जा सके। अंतिम है भूमि पर जीवन की रक्षा करें। पेड़ों की कटाई से मिट्टी का कटाव होता है और खेती के लिए भूमि सूखी और बेकार हो जाती है। हमारे द्वारा काटे गए पौधों को बदलने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना स्थायी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं। अर्थात हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो और हम अच्छी हवा ले सकें और अच्छे वातावरण में रह सकें। तो ये हमारा इकाई नंबर 5 का 70 नंबर 2 था। अब है प्रायोगिक अभ्यास, जो केवल विद्यार्थियों का कार्य है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अभ्यास कर सकते हैं और एक समूह में चर्चा कर सकते हैं। आगे है अपनी प्रगति जांचें। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अक्षय स्रोत है? ऊर्जा का कौन सा स्रोत अक्षय स्रोत है भाई? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क सौर ऊर्जा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वह विकल्प चुने जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक स्थायी विकास लक्ष्य नहीं है। कौन सा नहीं है अभी स्थायी विकास लक्ष्य इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ग, जो स्थायी विकास लक्ष्य नहीं है। अब है विषय संबंधी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कुछ ऐसे तरीकों की सूची तैयार करें जिनमें हम संसाधनों का उपयोग समझदारी से कर सकें। तो ये पेज नंबर 119 से 122 पर सारा यही बताया गया है। 119 पेज नंबर से लेकर 122 तक यही बताया गया है। अर्थात ऐसे तरीकों की हमें सूची तैयार करनी है जिनसे हम संसाधनों का उपयोग समझदारी से कर सकें। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2, स्थायी विकास की दिशा में शिक्षा के महत्व को बताएं। शिक्षा के महत्व को 120 नंबर पेज पर बताया गया है, अर्थात क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आगे है आपने क्या सीखा। इस स्तर के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। पहला है स्थायी विकास में हमारी भूमिका के महत्व को समझाएं। स्थायी विकास में हमारी भूमिका के महत्व को आप पेज नंबर 119 पर मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, वहाँ से आप इसके माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। अगला है पहचान करें कि हम स्थायी विकास की दिशा में कैसे योगदान दे सकते हैं, अर्थात आप किस प्रकार योगदान दे सकते हो, आपको इसकी खुद पहचान करनी है। इसी स्तर के माध्यम से आप इसकी पहचान कर सकते हो जिस प्रकार पेज नंबर 119, 120 और 121 पर दिया गया है। इसके माध्यम से आप स्थायी विकास की दिशा में अपने प्रयास लिख सकते हो। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें। सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा और लाभ उठा सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक थी हमारे लिए रोज़गार कौशल की। तो रोज़गार कौशल की ये बुक आप सभी के लिए उपयोगी है जो भी व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा के जो भी छात्र कक्षा 10 में हैं उनके लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है।